हाय एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी युवा तुर्कों का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में दिल से स्वागत है। सब आदमी कॉपी कलम निकाल के बैठ गए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ इधर उधर का बात बनाए हुए, क्योंकि आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि सर आते हैं तो कभी गीता का उपदेश देते हैं, कभी अपने मन से कुछ कुछ बात बोलते हैं, कभी ऐसा भी तो होता है कि बिना कुछ बात बताए हुए पढ़ाना शुरू कर देते नहीं। तो चलिए बिना कोई बात बनाए हुए आज शुरू कर देते हैं। सर आपने लेक्चर नंबर 5 में क्या देखा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप पढ़े थे। आप क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं एंड देन उसके जो पावर होता है रेट लॉ ऑफ कंसंट्रेशन का, उसको जोड़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन और सब कुछ हो सकता है। तो उसके बारे में आपने देखा था। देन आपने क्या कहा था, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट जानते ही हैं आप लोग। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो के होता है उसी को बोलते हैं। तो के का वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर के केस में, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के केस में के का वैल्यू कैसे निकलता है वो आपने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था और एक छोटे से न्यूमेरिकल बनाया था। तो आज आप पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दो बड़ी ही पॉपुलर टर्म है केमिकल काइनेटिक्स में। जहाँ भी केमिकल काइनेटिक्स आएगा वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आप यूज होते हुए देखेंगे। तो एक को तो आपने देख लिया, दूसरा आज आने वाला है या आ चुका है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जानने से पहले आप ये जानिए कि रिएक्शन 2 प्रकार का होता है ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है, यानी रिएक्टेंट एक बार शुरू किया, एक और एक दूसरे से माथा उथा टकराया, एक उसका केस नोचा, एक बार उसका मारा, प्रोडक्ट बन गया। यानी द रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इन सिंगल स्टेप्स। तो एक ही स्टेप में यदि प्रोडक्ट बना दे रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। सर क्या करेंगे, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस में करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके पावर सबको लिखेंगे क्या, और आराम से ऑर्डर निकाल लेंगे। जो भी ऑर्डर होगा 1 2 3 जो भी ऑर्डर होगा वो निकाल लेंगे। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको जानने से पहले ये हम बता दें कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर आप निकालते हैं कैसे निकालते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होता है वही ना पावर कंसंट्रेशन टर्म का होता है, उसको जोड़ करके ऑर्डर निकालते हैं ना, निकाले हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल निकाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों का बिल्कुल एक होता है। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई तनाव नहीं लेना है, क्या लिखना है, बस एक ही स्टेप वाला वो रिएक्शन होता है, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके कॉफिशिएंट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कॉफिशिएंट को देख लेंगे, वही उसका ऑर्डर होगा। और खुशकिस्मती से आप लोग ताली बजाइए, मिठाई बांटिए, वाह रे वाह, क्या मॉलिक्यूलरिटी भी उसका वही होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, यानी जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, उसमें थोड़ा सा सोचना होगा। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे कि आपको अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं सर, एलिमेंट्री रिएक्शन, a reaction which occurs in one steps, एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। इन सच रिएक्शन, इस रिएक्शन के केस में, हाँ, ऑर्डर of reaction is same as its molecularity। ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है। एंड ऐसे लिखे, एंड ऑर्डर of reaction with respect to each reactant equal to its
स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने क्या लिखा है? लिखा यही है, जैसे एग्जांपल देखिए NH4NO2, ये N2 और H2O बन गया, 2H2O बना दिया। ठीक है सर, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? यहाँ बस डायरेक्टली एक ही रिएक्टेंट है, बस एक ही स्टेप में डिकम्पोज होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसका यदि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट क्या होगा? K, और ये देखिए रिएक्टेंट के ये यहाँ कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है सर, ये पावर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यही नहीं लिखे हैं। ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। ठीक है, और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है तो ईच रिएक्टेंट का जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1 है, तो इसका ऑर्डर किसके बराबर है? स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? हो गया ये, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। और मोलेकुलरिटी भी क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि जितना जो ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा? मोलेकुलरिटी होगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसका मोलेकुलरिटी क्या है? 1 है। ठीक है सर, वैसे ही आप देखिए, आप लिख लिए इसको, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2+I2 2HI, इसका रेट लिखेंगे आप, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो K H2 और I2 ऐसे हो गया, यहाँ पावर 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो गया? 101, यानी 2 हो गया, है ना? 2 हो गया, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। इसका मोलेकुलरिटी जस्ट बताए हैं कि बिल्कुल वही होगा जो ऑर्डर होगा, तो मोलेकुलरिटी भी ये 2 हो गया, यानी इसको क्या कहिएगा? बाई मोलेकुलर रिएक्शन। ये बाई मोलेकुलर रिएक्शन हो गया। ठीक है सर, और यहाँ क्या देख रहे हैं? H2 का आपसे पूछे कि ये ऑर्डर कितना है, तो आप बताइएगा 1। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। I2 का कितना है ऑर्डर, तो आप बताइएगा 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। और ओवरऑल ऑर्डर, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि दोनों को जोड़ लिए, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? ओवरऑल व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन, तो आप कहिएगा 2, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ओवरऑल जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही होता है जो ओवरऑल ऑर्डर होता है ना? इच रिएक्टेंट का ऑर्डर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन में इच रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ करके, सम करके जो आएगा, तो सम यहाँ 2 आया, दैट्स वही होगा। वैसे ही सिमिलरली आप तीसरा एक और लिख लीजिए, 2NO+O2 = 2NO2, है ना? तो इसका रेट आप लिखेंगे K NO का स्क्वायर, ये O2। ठीक है सर। तो फिर यहाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 जोड़ 1 यानी 3 हो गया, यानी ये ये थर्ड, ये क्या हो गया इसका ऑर्डर? ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, और इसका मोलेकुलरिटी क्या होगा सर? मोलेकुलरिटी हो गया ये 3, यानी ये ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन हो गया, ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन। ठीक है सर। हाँ, और यहाँ आपसे पूछे कि NO का ऑर्डर क्या है, तो आप 2 बोलिएगा। O2 का ऑर्डर क्या है, तो 1 बोलिएगा।
नहीं, 1 बोलिएगा। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो 3 बोलिएगा, यानी थर्ड मोलिकुलर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। और चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मोलिकुलरिटी वही होगा जो ओवरऑल ऑर्डर होता है, दैट्स वाई इट्स बिकम ए ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो दिस इज ए history, this is story of history, this is a story of your elementary reaction. However, what will be happen in a case of complex? तो थोड़ा कॉपी कीजिए, बिना बताते मच्छर काट रहा है। तो आप लिख लिए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वही है जो एलिमेंट्री का उल्टा होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री एक स्टेप वाला होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, एक से ज़्यादा स्टेप वाला होगा। नहीं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, वैसा रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो एक से ज़्यादा स्टेप में जब होगा तो फिर क्या होगा, नहीं एक स्टेप में होता तो कोई टेंशन नहीं था, उसका रेट लॉ लिख लेते, देन ऑर्डर निकाल लेते थे, मोलिकुलरिटी आराम से निकाल लेते थे, कोई प्रॉब्लम। तो यदि कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, 2 या 2 से अधिक स्टेप्स में होगा, तो हम रेट लॉ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सुनिए, यदि कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो उस केस में हम देखेंगे कि यदि कोई सपोज कि कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हुआ, ठीक है, 3 स्टेप में हुआ, तो सबसे जो स्लो स्टेप्स हैं आप देखेंगे, है ना, बिकॉज और स्टेप का जो स्पीड होगा सब एक जैसा नहीं होगा, सब अलग अलग रेट से होता ही है, ठीक है सर। तो उसमें सबसे स्लो स्टेप वाले को आप पिक कीजिएगा और उस स्लो स्टेप को देख करके, उस स्लो स्टेप के आधार पर आप उस रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रेट निकालेंगे। ओवरऑल रेट निकालेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, द स्लोएस्ट स्टेप पर। और स्लो स्टेप पर जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे, तो उसी को देख करके उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। नहीं, लेकिन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो 2 या मोर देन 2 स्टेप में होता है, इसके लिए मोलिकुलरिटी हैज़ नॉट मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये मोलिकुलरिटी टर्म मीनिंगलेस होता है, यानी उसको आप नहीं पिक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक अपने हिसाब से कुछ कहता है तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके लिए मीनिंगलेस होता है, ठीक है सर। चलिए, अब आपके दिमाग में आया कि सर यदि कोई रिएक्शन 2 से ज़्यादा स्टेप में, यानी 2, 3, 4 स्टेप में हो रहा है, तो आप स्लो स्टेप को क्यों पिक कर रहे हैं सर, स्लो स्टेप के आधार पर रेट कैसे निकलेगा। तो हम आपको बताएं, मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में साइकिल बन रहा है, यानी साइकिल की फैक्ट्री या मोटरसाइकिल की फैक्ट्री, किसी की फैक्ट्री आप लीजिए, तो आप वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कहीं व्हील बन रहा है, कहीं उसका टायर बन रहा है, कहीं उसका चेन बन रहा है, कहीं उसका स्कोप बन रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग साइकिल का पार्ट्स बनता है, अलग अलग उसका एरिया है, और अलग अलग जगह से वो आता है, असेंबल होकर साइकिल बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी दिन 50 साइकिल बनाना है, ठीक है, तो 50 सीट बनेगा, 50 चेन बनेगा, 50 हैंडल बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा। और उसमें से कोई एक जो एरिया है वो मान लीजिए कि सब 50-50 बनाया और चेन वाला उस दिन 48 ही बनाया, ठीक है। तो उस डेज 50 साइकिल तो तैयार नहीं होगा, 48 ही बनेगा, नहीं 48। तो हाउ मेनी साइकिल प्रोड्यूस एट दैट डे, ओनली 48, यानी the number of cycle produced manufactured on that days is only 48. Why? Because the slowest number of parts which is produced in the factory of cycle, that is chain scope, ठीक है। तो बस वही बात है, कितना साइकिल बना वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सा रीजन वाला सबसे तेजी से बनाया है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा उसका जो डिपार्टमेंट है पार्ट बनाने का वो सबसे स्लो काम किया है। नहीं, स्लो के आधार पर ही जो मल्टी स्टेप में जो साइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल पर डे इन दैट फैक्ट्री, ठीक है। सेम वे यहाँ होगा, यदि कोई रिएक्शन 2 से ज़्यादा स्टेप में होगा
ठीक है। तो उस समय उस रिएक्शन का ओवरऑल स्पीड या रेट जो हम निकालेंगे वो स्लोएस्ट स्पीड पर, स्लोएस्ट स्टेप पर निकालेंगे। तो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको लिखेंगे, उसी स्टेप के आधार पर उसका हम रेट लिखेंगे, यानी उस स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ है, रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व हुआ, उसको हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखेंगे और उसके पावर को जोड़ के ओवरऑल पावर को जोड़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकलेगा। एक चीज़ और बात याद रखिए, यदि कोई रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है सर, ये भी दिमाग में रख लीजिए, तो 4 स्टेप में हर स्टेप्स का आप रेट लिख सकते हैं और हर स्टेप का एक अपना ऑर्डर लिख सकते हैं, ओन ऑर्डर, और उस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी आप लिख सकते हैं। मैंने 4 स्टेप हुआ तो हर चारों स्टेप का अपना ओन रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। लेकिन जब उस रिएक्शन का यदि आप रेट की बात होगी तो इस चारों में से जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप के रेट लॉ एक्सप्रेशन पर उस रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस सबसे जो 4 स्लो स्टेप है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है सर, तो चलिए यही बात है। तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुआ सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, a reaction which occurs in 2 or more steps। ठीक है सर। दूसरा बात इसमें क्या लिखना है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन is depends only on slowest steps, that is slowest step जो होगा वो उसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होगा। ठीक है सर, हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होगा, यानी इसी स्टेप्स से आप क्या करेंगे सर, ओवरऑल आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे लिखे, मोलेकुलरिटी हैज नॉट मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, दैट इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये इसका कोई मतलब, जैसे एग्जांपल में देखिए सर, हम 2 रिएक्शन लिखते हैं, 2NO2F2 2NO2F, एक ये हो गया, और दूसरा देखिए 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, दैट इज 3Br2 प्लस 6H2। देखिए तो देखिए ये 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होने वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये मोर देन 2 स्टेप में होना है, मोर देन 2 स्टेप में होगा। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे सर, जो स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड देन उसका ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ओवरऑल ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, लेकिन मोलेकुलरिटी, ओवरऑल मोलेकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है, मीनिंग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ तो कोएफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ हाँ ये अलग बात है कि देखिए यहाँ देखने में कोएफिशिएंट कितना लगता है, 3, तो ये ऑर्डर इसका कितना होता है, होना चाहिए 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो आप पहले तो रेट लॉ लिखिएगा सर, ये कोएफिशिएंट देख करते बोल नहीं सकते हैं सर क्या, तो ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में आप अच्छा ढंग से जान ही चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप वाले को देंगे, स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर ऑर्डर ऑफ निकाल देंगे। मोलेकुलरिटी आप इस पर आप ऐसे पहलवानी करके नहीं, हम निकाल ही देंगे तो निकालिए भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बुक कहता भी है जो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
जो 2 स्टेप में होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप वाला लिखेगा, रेट लॉ लिखेगा, उसका ऑर्डर और उसी का मोलिकुलरिटी भी बोल देता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उससे आप क्या करने जाइएगा सर, कुछ लोग करते हैं ऐसा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 स्टेप वाला होता है, उसके मैकेनिज्म में देखिए बहुत सारे बुक वाले क्या कर देते हैं, स्लोएस्ट स्टेप का आधार पर ऑर्डर भी निकाल देता है और उसका मोलिकुलरिटी भी लिख देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी शब्द का उतना यूज आप नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ क्या है, मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी व्हाट इज दिस मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी कहता है कि द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप्स या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू प्रोड्यूस टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। यानी वो रिएक्टेंट मोलिकुल्स, वो रिएक्टिंग स्पेसिस का पार्टिकल वो एटम भी हो सकता है, मोलिकुल हो सकता है, जो एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनता है। तो एक साथ कोलाइड करने वाले की संख्या 3 होता है सर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, तो मोलिकुलरिटी 3 ही तक होता है। ठीक है, तो जो एक स्टेप में बना रहा है तो उसके लिए मोलिकुलरिटी शब्द ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेप में बना रहा है तो ईच स्टेप का तो मोलिकुलरिटी थोड़ा लगता है कि हाँ बोल सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए ये 12, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 12 है। ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है, ये 2 स्टेप में, ये 3 से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, प्रत्येक स्टेप में सबसे स्लो स्टेप के आधार पर ऑर्डर तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मोलिकुलरिटी क्या बोलेंगे सर, है ना? आप बोलने के लिए स्लो स्टेप को आप के आधार पर आप बोल दीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप इसको कॉपी कीजिए, देन हम आपको बताते हैं। तो चलिए आप देखें, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखें। इस कॉम्प्लेक्स के आधार पर व्हाट इज मोलिकुलरिटी जो बार बार यूज हो रहा है, बस मोलिकुलरिटी जस्ट आपको हम समझाए हैं। क्या है मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकता है? वो एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है, आयन। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, जो रिएक्ट करता है, रिएक्टिंग स्पेसिस which collides simultaneously, एक साथ simultaneously in single steps या rate determining step to form प्रोडक्ट। यानी एक साथ, मान लीजिए कि एक साथ क्या होता है, एक साथ जो रिएक्टिंग स्पेसिस कोलाइड करता है, नहीं कोलाइड करता है, एक साथ कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक साथ मैक्सिमम कितना कोलाइड कर सकता है? एक साथ 1 2 3। ठीक है, तो ये देखा गया है सर कि एक साथ कोलाइड ही नहीं करना है सर। कोलाइड करके बस सीधा क्या है, कोलिजन से काम नहीं चलने है। कोलिजन के साथ क्या है, आप जाते हो मार्केट में कैसे करते हो, आप एक साथ 4 लोगों के साथ कोलाइड कर जाते हो, ऐसे नहीं होगा। कोलिजन होने से नहीं होगा, कोलिजन के बाद कुछ हो, कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बने, वैसा कोलिजन नहीं। तो केवल समझ रहे हैं बात सर कि कोलिजन, वैसा कोलिजन नहीं चाहिए, वैसा कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाता है। क्या लिखे? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस व्हिच कोलाइड, एक साथ कोलाइड करना है। और कोलाइड कर, कहाँ कोलाइड करेगा एक साथ? सिंगल स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप जिसको कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कोलिजन करने से नहीं, प्रोडक्ट भी बनाना है।
तो वैसे कोलाइडिंग पार्टिकल्स के नंबर को हम लोग मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो यदि कोई किसी में रिएक्टिंग स्पेसीज सिंगल स्टेप वाले में एलिमेंट्री में आप देखिए कि है कि एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, तो एक ही स्टेप मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स सफिशेंट है प्रोडक्ट बनाने में, तो उसका मॉलिक्युलरिटी हम एक बोलते हैं। यदि रिएक्टिंग स्पेसीज की संख्या 2 है तो 2 मॉलिक्यूल कोलाइड एक साथ करता है, कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 3 मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा सर। यदि किसी में रिएक्टिंग स्पेसीज 4 दिया हुआ है, देखिए कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन में यदि 4 दिया हुआ है तो वो कभी भी एक साथ कोलिजन नहीं करेगा, वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में आपको जस्ट बताए हैं। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताए हैं कि उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके आधार पर आप क्या करेंगे, उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में आप मॉलिक्युलरिटी टर्म मीनिंगलेस होता है, उस पर ज़्यादा जिद्दोजहद और क्या कर सकते हैं सर, लाठी भाजने मत जाइए। तो वही बात है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युलरिटी कितना हो सकता है, द मैक्सिमम द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर एक्सीड्स 3 से ज़्यादा नहीं होता है ना। ऑर्डर भी 3 से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन तो हो सकता है। खोजेंगे, ढूंढेंगे, लाठी भाजेंगे, सर्च करेंगे तो हो सकता है क्या आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि मॉलिक्युलरिटी एकदम स्ट्रिक्टली भाई, क्योंकि एक साथ जो मॉलिक्यूल कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका संख्या कभी भी क्या होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यदि आप ये तो आप समझ गए सर कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन आप जान ही गए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस आधार पर थोड़ा सा हम इस ऑर्डर के साथ इसका डिफरेंस का डिस्कशन कर ले, ठीक है सर। डिफरेंट का जैसे इधर हम लोग मॉलिक्युलरिटी लिख लेते हैं और इधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए सर, पहला तो डिफिनीशन हो गया, दोनों का दे दीजिए। क्या डिफिनीशन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कोलाइड सैमल्टेनियसली, जो अभी डिफिनीशन लिखे हैं, टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये एक हो गया। ये क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपका क्या हो गया सर, ऑर्डर हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है सर कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जो होता है ये मॉलिक्युलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि इट हैज़ डिटरमाइंड, ऑर्डर जो होता है वो डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, यानी कॉफिशिएंट देख करके किसी रिएक्शन का आप क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल एफिशिएंसी कॉफिशिएंट देख करके आप ताली नहीं बजा सकता, ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ठीक है सर। आपको क्या करना, एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो कॉफिशिएंट होगा उसको सम करने पर ही आपको ऑर्डर निकलता है, आप जानते हैं। चलिए, ये जो मॉलिक्युलरिटी होता है, इट हैज़ ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि ये हमेशा 1 2 3 इस ढंग का होता है। और ये क्या हो सकता है, ये जो होता है सर, इट हैज़, या लिखें इट मे बी फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, आप देखे हैं। चौथा जो डिफरेंस है कि इट नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इट मे बी जीरो, ये जीरो तो होता ही है, ठीक है सर। पांचवा है कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन जो आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके में मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म का इससे कोई आइडिया इससे आपको नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर आपको कोई मैकेनिज्म का कुछ पता नहीं चलता है। जबकि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप देखे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, आप स्लोएस्ट स्टेप्स यानी मैकेनिज्म का पता चला, स्लो स्टेप्स डिटरमाइन द ऑर्डर। तो इसमें कहते हैं इट टेल अस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? दैट इज स्लोएस्ट स्टेप्स जो होता है, स्लोएस्ट स्टेप्स इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। तो इससे आप क्या होगा, यदि आप ऑर्डर निकाल लेते हैं तो उसका आप क्या निकाल सकते हैं? यदि ऑर्डर निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो आप स्लोएस्ट स्टेप लिख सकते हैं नहीं, और स्लोएस्ट स्टेप लिख देंगे तो आप मैकेनिज्म के बारे में कुछ आइडिया आपको पता चलेगा, कुछ आइडिया पता चल सकता है। जबकि यहाँ उसको कोई उससे लेना ही देना नहीं है, तो आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। और लास्ट है कि इट नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है ना, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये तो जानते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पर रेट पर डिपेंड करता है, रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन कुछ प्रभावित होगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन भी प्रभावित होगा, एक्सप्रेशन प्रभावित होगा तो ऑर्डर भी प्रभावित होगा। तो देयरफॉर यहाँ टेम्परेचर का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसको तो उसके कोई लेना ही देना नहीं है। क्या किसका? मॉलिक्यूलरिटी पर टेम्परेचर, मॉलिक्यूलरिटी से टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है, या आप कह सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आपने देखा, क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और आपने इसको समझने का प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसे आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मतलब जो रिएक्शन व्हिच अकर इन 2 स्टेप या मोर देन 2 स्टेप के केस में रेट, ओवरऑल रेट किस पर डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप के आधार पर आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो निश्चित रूप से वैसे रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है, मोर देन 2 स्टेप वाले का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 स्टेप में होता है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस रिएक्शन का, वैसे कॉम्प्लेक्स जो 2 स्टेप में होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपका ऑर्डर पूछेगा, रेट लॉ पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म रिएक्शन में कुछ वही अपने से हमने ढूंढ करके, क्या कुछ एनसीईआरटी, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी, कुछ आपका जो नीट आईआईटी में कुछ इससे कुछ बनाया हुआ, जो वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है, उसका जो रेट या ऑर्डर पूछता है ना, उसका एक हम लोग कलेक्शन लाएंगे। ठीक है, उस कलेक्शन को आपको हम बता देंगे, ताकि आप बिना कोई तनाव के, ठीक है, बिना कोई तनाव के ये प्रिडिक्ट कर सके कि कोएफिशिएंट। देखिए, जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन का पहचान क्या है? जिसमें रिएक्टिंग स्पेसिस 3 तक होता है। ठीक है, तो आप पहचान लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर जो 2 स्टेप में होता है, उसमें कोएफिशिएंट का, रिएक्टिंग स्पेसिस जो बैलेंस कोएफिशिएंट जो है, नहीं बैलेंस केमिकल कोएफिशिएंट का संख्या, जो 2NO + O2 देख रहे हैं ना, 2NO2 + F2, देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप वाला है, और 2NO2 + Cl2 ये एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे सर? मेरा बात समझिए, मेरा ये हम कह रहे हैं कि 2NO2 F2, ये जो अभी हम लिखे हैं 2NO2 + F2, ये 2NO2F, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप वाला। ठीक है सर, और 2NO2 + Br2 है ना, ये 2NOBr, देखिए ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो देखने में तो एक जैसा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें कोएफिशिएंट भी कितना है? 2 1 3 है, इसमें कोएफिशिएंट 2 1 3 है। तो आप क्या करेंगे सर? प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्रिडिक्ट करने के प्रयास भी नहीं कीजिए आप,
है ना, कोई इसका फार्मूला नहीं, टेक्निक नहीं है, आप सिवाय रटने के। तो अब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, वैसे केमिकल रिएक्शन जिस दो स्टेप, वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है, उसको हम लोग यहाँ कलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे और आपको रटवाएंगे, आप रटेंगे ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सर, आज की मुलाकात बस इतनी। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो में, क्या चीज़ लेकर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़वाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब भी करवाते रहिए और मिलते हैं ना सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।